हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। नया साल आपको मुबारक हो। नए साल में और एक इंटरेस्टिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाया हूँ। एक सीरियल किलर की वजह से दो प्रेमियों की प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है। किलर को पकड़ने के लिए प्रेमी फिर से जन्म लेता है और अपने दिमाग से अपना पास्ट चेंज करता है, मगर क्या उसे उसका प्यार मिलता है? कहानी एक साथ दो टाइम पीरियड में चलती है। एक है 1983 और दूसरा है 2015। सियोल के उस स्क्वायर पे 31 दिसंबर 2014 ईयर एंड का सेलिब्रेशन चल रहा है और ठीक उसी वक्त हमें 1982 का उसी दिन का, उसी समय का और उसी जगह का टाइम पीरियड दिखता है। 2015 में पुलिस एक क्रिमिनल को भीड़ में ढूंढ रही है, जिसमें इंस्पेक्टर जेरी भी शामिल है। तभी उसी भीड़ में जेरी की नजरें एक खूबसूरत लड़की पे जाती है। अब 1983 के टाइम पीरियड में हमें वही लड़की उसके लवर के साथ दिखाई देती है। लवर का नाम है हेनरी, यानी दोनों टाइम पीरियड में एक जैसी दिखने वाली लड़की है। हेनरी और वो लड़की यानी ईवा जल्द शादी करने वाले हैं। काउंटडाउन के साथ नया साल शुरू होता है। हेनरी ईवा को एंगेजमेंट रिंग पहनाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। ईवा भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ 2015 के टाइम पीरियड में वो क्रिमिनल पुलिस की नजर में आता है। जेरी उसे पकड़ने दौड़ता है कि यहाँ 1983 के टाइम पीरियड में एक जेब कतरा ईवा की पर्स कट करके उसमें से पैसे चोरी करके भागता है। तो हेनरी उसे पकड़ने भागता है। हेनरी और जेरी अपने अपने टाइम पीरियड में क्रिमिनल को पकड़ के फाइट करने लगते हैं। दोनों फाइट एक ही वक्त एक ही जगह मगर अलग अलग टाइम पीरियड में हो रही है। 1983 में चोर हेनरी के पेट में चाकू मार के भाग जाता है, तो 2015 में क्रिमिनल जेरी पे गोली चला के भाग जाता है। दोनों को घायल हालत में हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। दोनों की जान मरते मरते बच जाती है, मगर इस जानलेवा हादसे से एक चमत्कार होता है। हेनरी और जेरी दोनों दिमागी तौर से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अलग अलग टाइम पीरियड में होने के बावजूद अब हेनरी और जेरी एक दूसरे को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मानो दोनों एक दूसरे के साथ हो। दोनों इस चमत्कार के पीछे की वजह नहीं जानते। होश आने पर हेनरी देखता है उसके बेड के पास ईवा उसके होश में आने का इंतजार कर रही है, जो अब 2015 में जेरी भी देख सकता है। सपने में भी दोनों एक दूसरे की जिंदगी देखते हैं। हेनरी हाई स्कूल में म्यूजिक टीचर है, उसी हाई स्कूल में ईवा केमिस्ट्री की टीचर है। हेनरी अपनी हर बातें एक टेप रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड करता रहता है। उसी हाई स्कूल में जेकब नाम का एक शख्स बायोलॉजी का टीचर है। हेनरी और ईवा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी नए घर में शुरू करने का फैसला किया है। घर बिल्कुल ट्रेडिशनल है, मगर दोनों को बहुत पसंद है। ईवा हेनरी से कहती है कि अगर प्यार गहरा हो और इस जन्म में किसी कारण प्रेमियों का मिलन ना हो तो अगले जन्म में उनका मिलन जरूर होता है। ईवा हेनरी से वादा करती है कि अगले जन्म में वो बिल्कुल यही रूप लेके पैदा होगी, ताकि हेनरी को उस जन्म में उसे ढूंढने में मुश्किल ना हो। उसकी ये बात 2015 में जेरी अपने सपने में देखता है। जेरी का बॉस लेफ्टिनेंट कांग अभी अभी ट्रांसफर होके उनके डिपार्टमेंट आया है, जो बहुत ही डिसिप्लिन वाला ऑफिसर है। या 1983 में हेनरी ईवा से कहता है कि मैं हमेशा पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, पता नहीं कैसे टीचर बन गया। ईवा कहती है अगर ऐसा होता तो हमारी मुलाकात कैसे होती। हेनरी और ईवा जिस बार में बैठे होते हैं उसी बार में स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स चोरी छुपे शराब पी के मजे कर रहे हैं, जिसमें कांग नाम का स्टूडेंट भी है। हेनरी उन लड़कों को रंगे हाथों पकड़ता है। वो कांग से कहता है कि उसे उस पे बहुत उम्मीदें हैं, तो वो अपना फ्यूचर खराब ना करे। यहाँ 2015 में पुलिस एक क्रिमिनल को पकड़ने में लगी है। वो क्रिमिनल एक लड़की को हॉस्टेज बनाता है कि तभी कांग वहाँ आके उस क्रिमिनल पे बिना हिचकिचाए गोली चलाता है और उस लड़की को बचाता है। फिर कांग उस क्रिमिनल का शर्ट निकाल के उसके शोल्डर पे किसी जख्म को ढूंढता है, मगर वहाँ कोई जख्म नहीं होता। जेरी का कलीग जॉनी उससे कहता है कि कांग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कांग बरसों से अपनी वाइफ की कातिल को ढूंढ रहा है, जो उस रात मास्क पहने हुए था। कांग ने उसके कंधे पे गोली चलाई थी, मगर वो भाग गया। तब से कांग हर क्रिमिनल के कंधे को चेक करके उस बुलेट के निशान को ढूंढता रहता है। यहाँ 1983 में हेनरी उसके स्टूडेंट कांग को उस दिन बार में जुआ खेलने के लिए पनिशमेंट देता है। कांग भी हेनरी का बहुत रिस्पेक्ट करता है। वो हेनरी से कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड डेमी को गिफ्ट देना चाहता था, मगर उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो जुआ खेल रहा था। हेनरी उससे कहता है तुम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो बुरी राह पे मत चलो, तुम कंपास की सुई की तरह हो। कंपास की सुई सही डायरेक्शन न मिलने पर हिलती रहती है, मगर जब उसे वो मिल जाती है तो वो स्थिर हो जाती है। तो आगे से गलत राह पे चलने के पहले कंपास को देखा करो, तभी स्नोफॉल होने लगता है। यहाँ 2015 में रेडियो पे मैथ्यू नाम का फिजिक्स का प्रोफेसर बताता है कि 32 साल पहले सितंबर के इसी दिन हेनरी नाम के उसके कलीग ने यह भविष्यवाणी की थी कि 32 साल बाद इसी दिन फिर से स्नोफॉल होगा। उसे कैसे पता चला?
ऑफिस में बैठा जेरी उसकी वो बातें सुनता है और सरप्राइज होता है क्योंकि यही हेनरी उसे दिखता है। अब तक वो यही समझ रहा था कि उसके नजर के सामने जो हेनरी उसे दिखा करता है वो उसका वहम है, एक सपना है, मगर वो हेनरी तो हकीकत में था। यहाँ 1983 में हेनरी इवा से कहता है कि वो भी जेरी नाम के शख्स को सपने में देखा करता है, अपने आसपास महसूस करता रहता है जैसे वो हमेशा मेरे साथ हो। वो पुलिस डिटेक्टिव है और 2015 में रहता है। इवा उसकी बातें हंसी में उड़ाती है। तो यहाँ 2015 में जेरी जॉनी से वही बातें करता है कि वो जिस हेनरी को अपने आसपास महसूस करता है वो 1983 में हकीकत में था। 1983 में हेनरी स्टूडेंट को बताता है कि 2015 में स्मार्टफोन आने वाले हैं जो इंसान अपने साथ लेके घूमेगा, जिसमें कैमरा होगा, टीवी होगा। हेनरी का कलीग मैथ्यू उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि बेसबॉल मैच में कौन सी टीम जीतेगी बताओ, ताकि मैं उस पे पैसा लगा के जीत सकूं। हेनरी उससे कहता है कि 32 साल बाद तुम्हें रेडियो चैनल पे गेस्ट की तौर पे बुलाया जाएगा जिसमें तुम आज की ये स्टोरी बयान करोगे। मगर कोई भी हेनरी की बातों को सीरियसली नहीं लेता। यही बातें 2015 में जेरी जॉनी को बताता है। जॉनी कहता है तुम्हें भूत ने पजेस किया है। तभी सीसीटीवी पे जेरी को ईवा नजर आती है। वो जॉनी से कहता है कि यही लड़की मुझे सपने में उस हेनरी के साथ दिखाई देती है। जेरी समझ नहीं पाता 32 साल बाद भी ईवा इतनी जवान कैसे रह सकती है। तो अगले दिन वो उस ईवा का पीछा करता है, मगर ईवा उसे गुंडा समझती है। जेरी उसे बताता है कि वो उसे हमेशा सपनों में देखता है। तो अब ईवा लोगों से उसे पकड़वा के पुलिस स्टेशन लेके आती है। वहाँ उसे पता चलता है कि जेरी खुद पुलिस डिटेक्टिव है। तभी कांग वहाँ आता है। जेरी कांग से कहता है कि वो इस लड़की को सपने में देखा करता है। ईवा को देख के कांग भी हैरान होता है। माफी की तौर पे जेरी रात को ईवा को एक रेस्टोरेंट में पार्टी देता है। ईवा बताती है कि उसका नाम ईवा नहीं सोनिया है। जेरी सोनिया से पूछता है कि क्या वो सेकोंग हाई स्कूल में टीचर है। सोनिया उससे कहती है कि वो टीचर जरूर है, मगर किसी सेकोंग हाई स्कूल में नहीं बल्कि मायसुंग हाई स्कूल में है। सोनिया का गिनती करने का तरीका देख के जेरी शॉक होता है क्योंकि उसी तरीके से ईवा उंगलियों पे गिनती करती है। दूसरे दिन हाई स्कूल में सोनिया अपनी वाइस प्रिंसिपल से पूछती है कि क्या उसने किसी सेकोंग हाई स्कूल का नाम सुना है। सेकोंग का नाम सुन के वाइस प्रिंसिपल चौंक जाती है। वो सोनिया से कहती है कि 30 साल पहले इसी मायसुंग का नाम सेकोंग था। 32 साल पहले स्कूल में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ तो ट्रस्टी ने स्कूल का नाम ही चेंज किया। अब सोनिया 1983 का ईयर बुक देखती है तो उसे उसमें ईवा नजर आती है। ईवा को देख के सोनिया शॉक होती है क्योंकि ईवा हूबहू उसी की तरह दिखती है। वो ईयर बुक जेरी को दिखाती है। वो देख के जेरी भी हैरान होता है। सोनिया जेरी से कहती है तुम 1983 के लोगों को देख सकते हो, मगर ये कैसे पॉसिबल है और ये ईवा हूबहू मेरे जैसी कैसे दिखती है। दोनों जानना चाहते हैं कि अब ये ईवा कहाँ है। ऑफिस लौट के जेरी 1983 के पुराने न्यूज़पेपर छान मारने लगता है तो उसे पता चलता है उस साल बेसबॉल मैच में कोरिया की टीम जापान से जीती थी। तभी कांग आके उसे कुछ पुरानी कोल्ड केस के पेपर्स फाइल करने देता है। उन पेपर्स में एक केस को देख के जेरी पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो केस ईवा के मर्डर की होती है जिसमें सस्पेक्ट की तौर पे किसी मालकम नाम के शख्स को अरेस्ट किया गया था जो एक जुआरी था। जेरी की नज़र से हेनरी ये सब देख लेता है और इस बात से बेचैन हो जाता है कि उसकी फियांसी ईवा का जल्द ही मर्डर होने वाला है। यहाँ 1983 की रात ईवा केमिस्ट्री लैब आती है तो देखती है लैब का ताला टूटा हुआ है। लैब में डरी हुई यूना उसे दिखाई देती है जिसके पैर में कांच का टुकड़ा घुसा हुआ है। वो ईवा से कहती है कि वो बुक लेने लाइब्रेरी आई थी तो केमिस्ट्री लैब में उसने किसी चोर को देखा। कबर्ड में से कुछ केमिकल्स गायब होते हैं। उनके जाने के बाद लैब में हमें वो चोर दिखाई देता है। दूसरे दिन डरा हुआ हेनरी आके उससे कहता है कि वो आज ही उसके घर शिफ्ट हो जाए। ईवा कहती है 4 दिन बाद हमारी शादी है और अब मैं तुम्हारे घर रहने आऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, और आज मुझे वेडिंग ड्रेस की ट्रायल भी लेनी है। हेनरी उसके साथ जाने की जिद करता है मगर ईवा ये कह के मना करती है कि शादी के पहले दूल्हा अगर दुल्हन को वेडिंग ड्रेस में देखे तो वह अपशकुन माना जाता है। हेनरी वहां से जाने निकलता है तो मैथ्यू उससे मिलता है। वो उससे पूछता है ज्योतिषी बताइए बेसबॉल में कौन जीतेगा। जेरी की नज़र से हेनरी ने उस न्यूज़पेपर के जरिए भविष्य जान लिया है तो वो मैथ्यू को बताता है कि इस साल कोरिया बेसबॉल मैच जीतेगी और सचमुच कोरिया पहली बार मैच जीतती है। हेनरी जान जाता है जो वो देखता है वो सच होता है और आज वही दिन है जब ईवा का मर्डर हुआ था। तो अब हेनरी ईवा को बचाने का फैसला करता है। वो टेलर के शॉप की तरफ भागता है जहाँ ईवा गई है, मगर एयर स्ट्राइक की वजह से रास्ता बंद है। कोई भी टैक्सी वाला वहां जाने को तैयार नहीं। तभी हेनरी को याद आता है कि ईवा के मर्डर में सस्पेक्ट के तौर पे मालकम को अरेस्ट किया गया था। तो अब वो मालकम को ढूंढने उस जुए खाने जाता है। मालकम हेनरी को देख के भागता है तो हेनरी उसका पीछा करने लगता है। या ईवा अपनी वेडिंग ड्रेस लेके टेलर के शॉप से निकलती है तो मालकम उससे टकराता है
ईवा का पैसे भरा पर्स देख के उसका मन ललचाता है। अब ईवा जैसे ही पास ही के पब्लिक वॉशरूम जाती है तो उसका पर्स चोरी करने के इरादे से मालकम भी अंदर जाता है और पर्स चोरी करके बाहर भागता है। तभी वो हेनरी से टकराता है। मालकम के हाथों में ब्लड लगा पर्स देख के हेनरी डर जाता है और मालकम का पीछा करने के बदले वॉशरूम के अंदर जाता है। अंदर ईवा की लाश पड़ी होती है। ये सब बातें 2015 में जेरी अपने सपने में देखता है। अपने प्यार की लाश देख के हेनरी पूरी तरह टूट जाता है। बड़े दुख के साथ ईवा का अंतिम संस्कार किया जाता है। 2015 में जेरी सोनिया से कहता है कि ईवा की गला काट के हत्या की गई थी। हेनरी ने सजाए सपने चकनाचूर हो चुके थे। उसके बयान पे मालकम को अरेस्ट किया जाता है तो पता चलता है मालकम हेनरी के चहीते स्टूडेंट कांग का बाप है। मालकम हेनरी और कांग से कहता है कि मैंने ईवा का मर्डर नहीं किया। कांग भी हेनरी से यही कहता है कि उसके पिता मर्डरर नहीं हो सकते। जिसने अपने बच्चे पे आज तक कभी हाथ नहीं उठाया वो मर्डर कैसे कर सकते हैं। सोनिया के माइसुंग स्कूल में स्मोकिंग करने पर बहुत कड़ी सजा दी जाती है। वाइस प्रिंसिपल बताती है कि 32 साल पहले स्कूल के ऑडिटोरियम में आग लगी थी जिसमें 50 स्टूडेंट जल के मरे थे। तब से ये रूल बनाया गया है। जेरी बताता है कि इतनी बड़ी दर्दनाक घटना होने के बावजूद उसे दबाया गया क्योंकि उसके अगले साल कोरिया में एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाने वाले थे। तो अब जेरी और सोनिया 1984 की ईयर बुक देखते हैं तो पता चलता है आग में मरे हुए 50 स्टूडेंट्स ईवा के ही क्लास में पढ़ते थे। क्या ईवा की मौत का इन स्टूडेंट के साथ कोई कनेक्शन है? तभी कांग 32 साल पुराना हेनरी का टेप रिकॉर्डर सुनता है जिसमें हेनरी ने कहा होता है कि मैंने पहले ही ईवा और उन स्टूडेंट्स की मौत देख ली थी। यहाँ जेरी उस आग के केस को स्टडी करता है तो उसे पता चलता है कि आग के बाद ऑडिटोरियम में एक गैस मास्क मिला था। उस आग के इंसिडेंट के बाद और भी लड़कियों की हत्याएं हुई। मतलब वो सीरियल किलिंग थी जिसकी शुरुआत ईवा के मर्डर से हुई थी। दूसरी विक्टिम थी यूना। उसकी भी ईवा की तरह ही गला काट के हत्या की गई थी। टोटल 9 लड़कियों के ठीक उसी तरह मर्डर किए गए थे। सस्पेक्ट एक गैस मास्क पहना हुआ शख्स था। कांग के जेल में होते हुए आगे के 5 मर्डर हुए थे। उसके बाद तो कांग की जेल में ही मौत हुई। मतलब साफ था कांग सीरियल किलर नहीं था। सभी मर्डर के क्राइम सीन स्कूल के आसपास ही थे। मतलब किलर का स्कूल के साथ कोई कनेक्शन था। जेरी के जरिए हेनरी भविष्य को जान लेता है कि अब आगे इतने मर्डर होने वाले हैं। जेरी मन ही मन हेनरी से कहता है कि उसे मालकम से मिलना चाहिए, शायद उसने कुछ देखा हो। तो अब 1983 में हेनरी जेल जाके मालकम से मिलता है। मालकम बताता है कि वॉशरूम में कोई और भी था। गैस की एक अजीब सी स्मेल वहां आ रही थी कि तभी घायल हालत में ईवा मेरे सामने आई। किसी ने उसका गला काटा था। डर के मारे में उसका पर्स लेके वहां से भागा। टॉयलेट में छुपे उस आदमी ने गैस मास्क पहना था। अब 18 अक्टूबर 1983 का वो दिन आता है जब आग में ऑडिटोरियम जल के राख हुआ था। अंदर 50 के ऊपर स्टूडेंट्स किसी फंक्शन की तैयारी करने में लगे थे। भविष्य बदलने के इरादे से हेनरी फायर एक्सटिंग्विशर लेके हॉल की तरफ निकलता है। यहाँ अचानक हॉल में एक जहरीला गैस फैलने लगता है। हॉल में आग लग जाती है। मास्क पहना वो किलर वहां आता है। हॉल के दरवाजे उस किलर ने बाहर से लॉक किए हैं कि तभी हेनरी आके दरवाजे पे लगा ताला तोड़ देता है और स्टूडेंट्स को बचाता है। वो आग को भी बुझाता है। हेनरी ने फ्यूचर को बदला था। यहाँ 2015 में जेरी स्कूल के उस ऑडिटोरियम में आता है तो देखता है ऑडिटोरियम वही पुरानी हालत में बदल जाता है। तो अब जेरी समझ जाता है कि हेनरी की मदद से वो उन बाकी 8 लड़कियों को बचा सकता है। उसी वक्त 1983 की टाइमलाइन में हेनरी जेरी के मन की बात जान लेता है। अलग अलग टाइम पीरियड में होने के बावजूद दोनों बिना बोले एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो आने वाले हादसों को रोकेंगे। हेनरी ईवा को दी हुई एंगेजमेंट रिंग एक घड़ी में छुपाता है जिसे जेरी निकाल लेता है। जेरी एक खुशखबरी सोनिया को देता है कि उसने हेनरी के जरिए 1983 के उस आग वाले हादसे को रोका। वो सुन के सोनिया भी खुश होती है। जेरी सोनिया को डिनर पे इनवाइट करता है। रात को सोनिया जेरी के घर जा रही होती है कि रास्ते में पीछे से आती एक कार उसकी कार को रुकाती है। यहाँ रात भर सोनिया का इंतजार करके सोया हुआ जेरी जब सुबह उठता है तो उसे पता चलता है सोनिया की कार का एक्सीडेंट हुआ है और सोनिया गायब है। खाई में पड़ी हुई सोनिया की कार मिलती है। कांग जेरी को सोनिया के कार का डैश कैम वीडियो दिखाता है जिसमें कार से उतरता वही मास्क पहना हुआ किलर दिखाई देता है। वो उसी तरह गला काट के सोनिया की हत्या करता है। वो देख के जेरी पूरी तरह शॉक हो जाता है। 30 साल पहले का किलर फिर से आया है। सोनिया को बचाने का जेरी के पास एक ही रास्ता है। 1983 में हेनरी के जरिए किलर को पकड़ा जाए। अगला नंबर यूना का है। तो अब हेनरी यूना पे नजर रखने लगता है। मर्डर का वो दिन और वक्त आ जाता है। कुछ स्टूडेंट्स कांग को इस बात पे बुली कर रहे हैं कि वो मर्डरर का लड़का है। हेनरी उन स्टूडेंट्स से कहता है कि मालकम मर्डरर नहीं है, उसे फंसाया गया है। वो सुन के कांग भी शॉक होता है। अब हेनरी लैब में जाके कैबिनेट में छुप जाता है क्योंकि वही यूना का मर्डर होने वाला है।
कुछ देर बाद यूना वहां आती है। उसके पीछे पीछे वो किलर भी वहां पहुंचता है। 2015 में जेरी ये सब अपने सपने में देख रहा है। लैब में आते ही किलर जहरीला गैस फैला देता है, जिससे हेनरी के भी होश खोने लगते हैं। किलर चाकू से यूना का गला काट देता है। तो 2015 में जेरी हेनरी से कहता है, जाग जाओ, उठ जाओ। हेनरी कैबिनेट से बाहर आके विंडो की ग्लास तोड़ के गैस को बाहर निकाल देता है और वही पड़ा कांच का टुकड़ा उठा के किलर की तरफ फेंकता है, जो किलर के हाथ में घुस जाता है। किलर भागने की कोशिश करता है तो हेनरी उसका पीछा करने लगता है। रास्ते में मास्क पहने उस किलर को कांग की गर्लफ्रेंड डेमी दिखती है, तो किलर उसे मारने मोड़ता है, मगर हेनरी को आता देख वो भाग जाता है। स्कूल की ड्रेस पहना हुआ वो किलर बाकी लड़कों में घुल मिल जाता है। अब मर्डर वेपन को वो किलर एक पेपर में बांध देता है। एयर स्ट्राइक की मेमोरी को लेके स्कूल ग्राउंड में एक फंक्शन अरेंज किया गया है, जिसमें एक कंटेनर में कई चीजें रख के उसे जमीन में दफन किया जाने वाला है। किलर मर्डर वेपन को भी उसी में डाल देता है। उस कंटेनर को 20 साल बाद यानी 2003 में खोला जाएगा। यूना को बचाने में और किलर को पकड़ने में दोनों नाकामयाब हुए थे। किलर ने बड़ी चतुराई से मास्क को हेनरी के स्कूल लॉकर में रखा था, जिससे पुलिस को हेनरी पे शक हो जाता है और वो उसे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हेनरी उनसे बच के भागता है। पुलिस उसका पीछा करती है तो कांग उसे अपनी बाइक पे बिठा के बचा लेता है। यहाँ जेरी अपने बॉस कांग से कहता है कि सोनिया को मारने वाला मास्कमैन 1983 के किलर को कॉपी कर रहा है, क्योंकि दोनों का स्टाइल अलग है। कांग कहता है 30 साल में बदलाव तो आता ही है। या 1983 में कांग हेनरी से पूछता है कि उसे यूना के मर्डर के बारे में पहले से कैसे पता चला। तो हेनरी उसे टेप रिकॉर्डर देते हुए कहता है कि मैंने इसमें सारी बातें रिकॉर्ड की है। अगर मैं किलर को पकड़ने में नाकामयाब हुआ तो तुम उसे पकड़ लेना। अब हेनरी कांग को सोनिया का नाम, उसके मर्डर की डेट और टाइम लिख के देता है। वो कांग से कहता है कि किसी भी हालत में इस औरत को जरूर बचा लेना। वो देख के कांग शॉक होता है। या 2015 में जॉनी जेरी से कहता है कि उस रात सोनिया के मर्डरर की कार हिल के नीचे सीसीटीवी में नजर नहीं आई, मतलब वो कार अभी भी हिल पे ही गई है। तो अब जेरी उस कार को ढूंढने निकलता है। यहाँ किसी अनजान जगह कुर्सी पे बंदी सोनिया नजर आती है, मतलब सोनिया अभी भी जिंदा है। तभी मास्क पहना वो आदमी वहां आता है। वो सोनिया के लिए खाना लाया है। जैसे ही मास्कमैन सोनिया के हाथ पैर खोल देता है, सोनिया उस पर हमला करके उसका मोबाइल लेके वहां से भागती है। मास्कमैन उसका पीछा करने लगता है। सोनिया जेरी को कॉल लगाती है, जो उसके आसपास ही कहीं है। सोनिया जिंदा है ये जान के जेरी बहुत खुश होता है। वो जेरी से कहती है कि वो टनल के आसपास ही कहीं है। तो अब जेरी टनल की तरफ निकलता है, मगर तभी मास्कमैन सोनिया तक पहुंच जाता है और अपने चेहरे से मास्क को निकालता है। उसका चेहरा देख के सोनिया पूरी तरह शॉक हो जाती है। नीचे रोड पे जेरी की कार का हॉर्न सुन के सोनिया रोड की तरफ भागती है। जेरी मिरर में सोनिया को देख के कार को मोड़ता है। तभी पीछे से स्पीड से आती एक कार सोनिया को उड़ा देती है। सोनिया ऑन द स्पॉट मर जाती है। सोनिया को गोद में लेके जेरी बहुत रोता है। थोड़ी देर पहले जो खुशी उसे हुई थी वो अब मातम में बदल चुकी थी। हिल पे खड़ा मास्कमैन भी वो देख लेता है। 1983 में बैठा हेनरी भी ये देख लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब 1983 की एक बरसाती सुबह बायोलॉजी का टीचर जेकब डेमी को अपनी कार में लिफ्ट देता है। डेमी अभी भी उस सीरियल किलर के खौफ में है, जिसने उस दिन डेमी को मारने की कोशिश की थी। जेकब उससे पूछता है कि क्या उसने किलर को देखा। डेमी कहती है किलर ने मास्क लगाया था, मगर उसकी आंखें में देखते ही पहचान जाऊंगी, जिसमें बिल्कुल इमोशंस नहीं थे और उसके हाथ पे जख्म का निशान था। तभी डेमी की नजर जेकब के हाथ पे जाती है, जिस पर जख्म का निशान है। अब वो जैसे ही डरते हुए जेकब की आंखों में देखती है, वो समझ जाती है जेकब ही वो किलर है। वो देख के डेमी के पसीने छूट जाते हैं। या 2015 में जेरी को सोनिया की चीजें दी जाती है। वो चीजें देख के उसे याद आता है कि उस दिन सोनिया ने उसे किसी अननोन नंबर से फोन किया था। तहकीकात से जेरी को पता चलता है कि वो नंबर तो उसके बॉस कांग के नाम पे रजिस्टर है। तो अब जेरी कांग की गैर मौजूदगी में उसके घर पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि कांग ने भी 1983 के उस सीरियल किलिंग के बारे में काफी इंफॉर्मेशन जमा की है। वहां रखे फोन की रिकॉर्डिंग से उसे पता चलता है कि उसका ये बॉस कांग वही मालकम का लड़का कांग है, जो डेमी से प्यार करता था। तभी फोटो फ्रेम से डेमी के सब फोटो गायब होने लगते हैं। जेरी पास ही पड़ी 1983 की केस फाइल देखता है, तो उसे पता चलता है डेमी का भी मर्डर उस वक्त हुआ था। तो अब जेरी कांग को फोन करके बताता है कि वो जान चुका है सोनिया को किडनैप करने वाला शख्स कॉपीकैट था। दरअसल वो शख्स 1983 के असली किलर को पकड़ना चाहता था। उस किलर ने इस शख्स के फादर को इवा के मर्डर में फंसाया। आगे जाके वो शख्स पुलिस का बड़ा ऑफिसर बना। उसने उस मास्क किलर को पकड़ने की कोशिश की। दरअसल वो अपनी गर्लफ्रेंड के मर्डर का रिवेंज लेना चाहता था। तभी कांग जेरी के यहाँ पहुंच जाता है। जेरी कांग से पूछता है कि उसने सोनिया को किडनैप क्यों किया। हेनरी का रिकॉर्डर दिखाते हुए कांग जेरी से कहता है कि हेनरी ने कहा था
कि 30 साल बाद जेरी नाम का पुलिस ऑफिसर और वो दोनों अलग अलग टाइम पीरियड में होने के बावजूद एक दूसरे की सोच को शेयर करेंगे। तुमसे मिलके मैं समझ गया वो शख्स तुम ही हो। और कुदरत का करिश्मा भी क्या था, सोनिया भी हुबहू ईवा जैसी दिखती थी। 2003 में वो कंटेनर खोला गया जो 1983 में दफन किया गया था, तो उसमें किलर ने छुपाया हुआ चाकू मिला। पेपर पे किलर का खून लगा था जो हम फोरेंसिक लैब भेजने वाले थे। उसी वक्त उस सीरियल किलर का मुझे कॉल आया। उसने मेरी वाइफ को किडनैप किया था। वाइफ के बदले उसने मुझसे वो चाकू मांगा। उसने बताई हुई जगह पे मैं गया, मगर उसने मेरी वाइफ को मार दिया और चाकू लेके वहां से भाग गया। मैंने उस पर गोली चलाई जो उसके कंधे पे लगी। बाद में उसका वो मांस नदी किनारे मिला। शायद हमें धोखा देने के लिए उसने वहां छोड़ा था। 2003 से मैं उसकी तलाश में हूँ। उसने मेरी गर्लफ्रेंड और वाइफ दोनों का मर्डर किया। हेनरी के भविष्यवाणी से पता चला उस दिन सोनिया की मौत होने वाली है, तो उसे बचाने के लिए मैंने उसे किडनैप किया। मगर होनी को कौन टाल सकता है। मैंने मास किलर होने का नाटक किया ताकि उस किलर की केस को फिर से खोला जाए। ये मर्डर सुन के वो किलर सामने आए। जेरी कांग से कहता है, तुम्हारे पागल प्लान की वजह से सोनिया की जान गई, तुम्हारी डेमी भी मर चुकी है। अब कांग जेरी से कहता है कि अगर हेनरी तुम्हारी सोच को शेयर करता है तो उसे कह दो वो 1983 में ही मुझे मार दे, तुम्हारी सोनिया बच जाएगी। तभी पुलिस वहां आती है तो कांग खुद को शूट करके मार देता है। 1983 में हेनरी ये सब देखता है। फ्यूचर में सोनिया को बचाने के लिए वो कांग को मारने का फैसला करता है, मगर वो मार नहीं पाता। अब वो स्कूल पहुंचता है क्योंकि रात को 12 बजे डेमी की मौत लिखी गई है। जेकब उसी का इंतजार कर रहा है। हेनरी ऊपर लैब में आता है तो जेकब पॉइजनस गैस लैब में फैला देता है और खुद मास्क पहन के हेनरी के सामने आता है। तो अब हेनरी भी अपना मास्क चेहरे पे लगा देता है। दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और एक दूसरे का मास्क निकालने की कोशिश करते हैं। हेनरी जेकब का मास्क निकालता है। जेकब का चेहरा देख के वो शॉक हो जाता है। वो जेकब की पिटाई करके उससे पूछता है उसने ईवा को क्यों मारा। जेकब कहता है लड़कियों की खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, उन्हें खुश देख के मैं गुस्सा होता हूँ। ऊपर से ईवा जान चुकी थी मैं स्कूल के लैब से चोरी करता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को मुझ पे शक हुआ था कि मैं लैब के केमिकल से जहरीला गैस बनाता हूँ, तो उन स्टूडेंट को मैंने ऑडिटोरियम में आग लगा के मारने की कोशिश की। यूना को मुझ पे शक हुआ कि मैंने ईवा का मर्डर किया है। मुझे डर था कहीं उसने अपने सहेलियों को ये बात ना बताई हो, तो ईवा के बाद मैंने यूना को मार दिया। बाद में बाकी सभी लड़कियों का नंबर था। अब जेकब चाकू से हेनरी को मारने की कोशिश करता है तो पीछे से कांग आके उसके सर पे चेयर मार देता है। जेकब फिर से हेनरी को मारने की कोशिश करता है तो हेनरी उसे विंडो से नीचे फेंक देता है। डेमी को बचाया जाता है। तभी जेकब आके हेनरी के पेट में चाकू भोंक देता है। अब पागलपन सवार हुआ जेकब कांग और डेमी को मारने मोड़ता है तो हेनरी जेकब पे एसिड की बोतल फेंकता है जिससे जेकब का चेहरा जल जाता है। जेकब छत पे भागता है तो उसे मारने हेनरी भी वहां पहुंचता है। जेकब हेनरी को बुरी तरह घायल करता है। तभी हेनरी को याद आता है कि उसने जेरी के जरिए ये जान लिया था कि आज रात 11:15 बजे स्कूल की छत पे बिजली गिरने वाली है। वो जेकब को हथकड़ियों के साथ खुद से जकड़ लेता है और उसे खींचते हुए एंटीना के पास ले जाता है। फिर अपने हाथ से हथकड़ी छुड़ा के जेकब को एंटीना के साथ लॉक कर देता है। ठीक 11:15 बजे आसमान में बिजली कड़कती है जो उस एंटीना पे आके गिर जाती है। जेकब जल के मर जाता है। तभी वहां पे कांग और डेमी पहुंच जाते हैं। हेनरी को ईवा की आस लगी है। वो जानता है इस जन्म में भले उनका मिलन ना हुआ हो, मगर अगले जन्म में जरूर होगा। वो वहीं पे दम तोड़ देता है। जेकब के मरने से पूरा फ्यूचर ही बदल जाता है। न्यूज़पेपर में डेमी की मौत की जगह हेनरी और जेकब की मौत की खबर छपती है। 2015 में जेरी ये सब देख लेता है। रोज की तरह वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है, मगर वहां उसे कोई नहीं पहचानता। कांग की जगह जॉनी बैठा है। जॉनी भी उसे नहीं पहचानता। टीवी पे वो मैथ्यू का इंटरव्यू देखता है जिसमें वो बताता है कि 1983 में ही वो जान गया था कि 2015 में स्मार्टफोन का राज होगा। अब जेरी मायसूंग हाई स्कूल पहुंचता है तो वहां उसे सोनिया मिलती है। जेकब की मौत ने सोनिया को जिंदा रखा था। सोनिया केमिस्ट्री की टीचर है। सोनिया की बातों से जेरी को पता चलता है कि वो इसी स्कूल में म्यूजिक का टीचर है। वो सुन के जेरी हैरान होता है। जेरी समझ जाता है जो लव स्टोरी पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उसे तकदीर ने इस जन्म में पूरा किया है। कांग फिजिक्स का टीचर बन गया है और उसने डेमी से शादी की है। उन्हें 2 बच्चे भी है। दूसरे दिन जेरी और सोनिया उसी पुराने घर को खरीदने जाते हैं जो 1983 में हेनरी और ईवा का सपना था। प्यार अगर सच्चा हो तो साथ एक जन्म का नहीं कई जन्मों का होता है। जेरी समझ जाता है पिछले जन्म में वही हेनरी था और इस जन्म में उसे उसकी ईवा मिल चुकी है। जेरी सोनिया को प्रॉमिस करता है कि हर जन्म में वो उसे ढूंढ ही लेगा। वो सोनिया को वही रिंग पहनाता है जो पिछले जन्म में हेनरी ने ईवा को पहनाई थी। मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट,
लाइक शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर।